गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डाइपोल के स्टेबिलिटी के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे कि एक डाइपोल है, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो वो डाइपोल स्टेबल है या नहीं है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। ये रहा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, कैपिटल E। ठीक है, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है कुछ इस तरह से रखा हुआ, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। मुझे इस डाइपोल के रोटेशनल स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया कि आई हैव टू एनालाइज द रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो रोटेशनल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ने से पहले हमको क्या ढूंढना होगा कि किस पोजीशन पे ये डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब किस पोजीशन में इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क 0 है। तो याद कीजिए कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसके साथ एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P एंगल थीटा बना रहा होता है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है, ये डिराइव हो चुका है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर P क्रॉस E गिव्स यू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर पे लगने वाला टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऐसे इतना होता है। ठीक है, किस सेंस में लगता है ये टॉर्क? ये टॉर्क जो है डाइपोल मोमेंट पे जो लग रहा है किस सेंस में लगता है? इस सेंस में लगता है। मतलब इस तरह से लगता है कि P वेक्टर जो है अलाइन होना चाहता है E वेक्टर के साथ। P ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ विथ E, इस तरह से टॉर्क लगता है। ठीक है, ये डिराइव हो चुका है। मेरा कहना है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? PE साइन थीटा। ठीक है, मुझे ढूंढना क्या है कि किस पोजीशन पे टॉर्क पे लगने वाला टॉर्क 0 है। ठीक है, टू फाइंड द पोजीशन oblique orientation of dipole where it is in rotational equilibrium we have to find the solution for the below equation। मेरा कहने का मतलब है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं कि किस ओरिएंटेशन पे डाइपोल पे नेट टॉर्क 0 लगेगा। ठीक है, कौन सा वो पोजीशन है या ओरिएंटेशन है डाइपोल का जहां पे वो डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात उस पे नेट टॉर्क 0 लग रहा है। अगर हम ये ढूंढना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? नेट टॉर्क के एक्सप्रेशन को इक्वेट करना होगा 0 से और पता करना होगा कि कब कब ऐसा हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट PE sin theta
बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर 0 या पाई। ठीक है, एक डाइपोल का दो ओरिएंटेशन आया। क्या क्या आया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बनाए, या ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये P है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट वेक्टर 180 डिग्री बनाए, ये दो ऐसा ओरिएंटेशन है जब डाइपोल मोमेंट पे या डाइपोल पे नेट टॉर्क क्या लगेगा? 0। यानी दिस इंप्लाइज दैट देयर आर टू ओरिएंटेशंस oblique angular positions of dipole at which the dipole is in कैसा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। at which the dipole is in rotational इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो ऐसे पोजीशन निकले, एंगुलर पोजीशन निकले हैं किसका? डाइपोल का दो, जिस केस में डाइपोल पे नेट टॉर्क क्या लगेगा? 0। ठीक है, ये रहा वो दोनों केस। एक केस ये है, एक केस ये है। चलिए, लेकिन मुझे चर्चा तो करना था स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी की चर्चा करते कब है, कहां पे करते हैं? जहां पे डाइपोल इक्विलिब्रियम में रहेगा उसी पोजीशन पे हम स्टेबिलिटी की चर्चा करते हैं। ठीक है, इस बात का डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका है। तो मुझे इस दो पोजीशंस पे डिस्कस करना है कि डाइपोल स्टेबल है या नहीं है। मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन स्टेबल नेचर के हैं या नहीं है, यही चेक करना है। तो चलिए आइए हम दोनों पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं कि डाइपोल मोमेंट स्टेबल पोजीशन में है कि नहीं है। तो पहला पोजीशन पहले यहां चेक करते हैं। पहला पोजीशन क्या है? डाइपोल मोमेंट को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा कर देंगे तो एंगल क्या बनेगा? एंगल मतलब अगर ऐसा होने से एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। देख लीजिए ना, दोनों अलाइंड है। आपने तो बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और P वेक्टर के बीच 0 डिग्री होगा तो इस डाइपोल मोमेंट पे, इस डाइपोल पे नेट टॉर्क क्या लगेगा? 0। यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन मुझे चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट क्लास में बताए थे, इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर को थोड़ा सा स्लाइटली इसका ओरिएंटेशन बदल देंगे। मतलब इसका नया ओरिएंटेशन जो है हम कुछ ऐसा कर देते हैं, घुमा के। ठीक है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम हल्का सा घुमा दिए। कितना एंगल से? थीटा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो थीटा होना चाहिए ये बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब थीटा शुड बी टेंडिंग टू 0। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बहुत लार्ज एंगल से हम लोग नहीं घुमाते। ठीक है, घुमा दिए। लेकिन आपको तो पता है कि टॉर्क क्या था? P क्रॉस E, यानी P क्रॉस E। मतलब P जो है E की तरफ अलाइन होना चाहेगा। तो पहले जो था ओरिजिनल पोजीशन डाइपोल मोमेंट का, जिसको हम रेड से हम दिखाए हैं, तो पहले तो अलाइंड ही ना था। इसको जब आप इस तरह से थोड़ा सा घुमा दिए तो वापस इस तरह से टॉर्क लग रहा है P क्रॉस E कि ये डाइपोल जो है
अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाना चाह रहा है। P क्रॉस E मीन्स कि ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर P जो है E की तरफ अलाइन होना चाह रहा है। तो तब तो बात मेरा एकदम क्लियरली दिख रहा है कि पहले डाइपोल मोमेंट ऐसे था, अलाइंड था, उसको थोड़ा घुमाए तो ऐसा टॉर्क लगेगा कि वापस अलाइंड होना चाहेगा। तो मतलब जो ये ओरिजिनल पोजीशन था डाइपोल मोमेंट का, ओरिजिनल मतलब जब वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जो पोजीशन था इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन था ना, तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन से, इस अवस्था से डिस्टर्ब करने पे, डाइपोल मोमेंट को करने पे क्या देखे आप कि वापस डाइपोल मोमेंट अपने ओरिजिनल अवस्था में आना चाह रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह का इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गया होगा। स्टेबल क्यों बोले? कि ओरिजिनली ऐसे था, उसको आप ऐसे थोड़ा घुमा दिए और क्या किए? छोड़ दिए। छोड़ने में क्या पता चला कि फिर से पुराने अवस्था की ओर जाना चाह रहा है, तो कहानी खत्म। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल अवस्था था डाइपोल का, जब वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो अवस्था जो था स्टेबल अवस्था था, इसलिए उसको उस अवस्था से डिस्टर्ब करने पे वो वापस अपने ओरिजिनल अवस्था में जाना चाह रहा है। दैट मीन्स ये स्टेबल अवस्था है। उसी तरीके से यानी आप क्या बोलिएगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और डाइपोल मोमेंट वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये वाला जो सिचुएशन है ये करेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हुआ। अब हम दूसरे, ये जो दूसरा पोजीशन है, पोजीशन 2, ये जो दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका भी तो स्टेबिलिटी चेक करना है कि ऐसा अवस्था में जब डाइपोल रहेगा तो क्या वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ये चर्चा करेंगे अभी। अब हम लोग दूसरा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन सा वाला सिचुएशन? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था और डाइपोल मोमेंट वेक्टर पीछे था। ये वाला जो सिचुएशन था, मुझे चेक करना था कि ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल पोजीशन है कि अनस्टेबल पोजीशन है। तो यही वाला सिचुएशन हम देखिए यहां बनाए हैं। जो रेड वाला वेक्टर है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, जो ब्लैक वाला वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ऑफ कोर्स जो रेड वाला जो अभी पोजीशन है डाइपोल का, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच 180 डिग्री है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन चेक तो मुझे ये करना है कि ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है कि नहीं है। तो फिर वही कहानी, कैसे करेंगे चेक? कैसे करेंगे? इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर को थोड़ा सा से अपने ओरिजिनल अवस्था से डिस्प्लेस कर देंगे। कितने एंगल से? थीटा एंगल से। ठीक है। अब देखिए, अब इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर पे किधर टॉर्क लगेगा? तो आप तो जानते थे ना कि टॉर्क इस तरह से लगता है कि P E की तरफ जाना चाहता है। P tries to align itself with वेक्टर E। तो ये रहा P, वेक्टर P, और ये रहा आपका वेक्टर E। तो अब तो डाइपोल मोमेंट पे ऐसा टॉर्क लगेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन होना चाहेगा, ऐसे। तो तब तो डाइपोल मोमेंट को हल्का घुमाए और वो घूम जाएगा और ऐसे होना चाहेगा। मतलब जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री बना रहा है, उस अवस्था में
डाइपोल मोमेंट स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हल्का सा उसको ओरिजिनल अवस्था से डिस्प्लेस कर दिए एंगल वाइज ऐसे, तो वो और घूम के ऐसे होना चाह रहा है, ना कि अपनी पुरानी अवस्था में जाना चाह रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू पाई करेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यों है? जो साफ दिख गया है। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी देखना चाहते हैं एकदम बेसिक मेथड से, तो वो भी दिखाया जा सकता है। क्या आप देखिए, ओरिजिनली डाइपोल ऐसे था, इस डाइपोल को जब आप थोड़ा सा टेढ़ा किए तो इसका प्लस ये रहा, माइनस ये रहा। आप ही बताइए, इस प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? भैया इधर लगेगा, Q इंटू ई। इस माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, Q इंटू ई। बताइए तो इस दोनों फोर्सेस की वजह से जो डाइपोल है वो इस तरह से नहीं घूम जाएगा ऐसे? सोचने वाली बात है। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा तो तब तो डाइपोल में कोई इच्छा नहीं है अपने पुराने अवस्था में जाने के लिए। ये तो जस्ट उल्टा हो गया। डाइपोल इस तरह से रोटेट होना चाह रहा है कि उसका वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री बना रहा है, मतलब ऐसा स्थिति है, उस समय जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है अनस्टेबल है। ठीक है, तो आप ये दो सिचुएशन एनालाइज कर लिए स्टेबिलिटी के बारे में। कब? जब डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ये जितना एनालिसिस किए हैं ये हम टॉर्क मेथड से एनालाइज किए हैं। आप ये सारा चीज का एनालिसिस आप पोटेंशियल एनर्जी वाले मेथड से भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मेथड जो पढ़े थे उससे भी आप ये सारा एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो भी हम दिखाते हैं। जितने भी एनालिसिस अभी हुआ है वो सारे एनालिसिस को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो और भी आसान है। देखिए, आप पहले से जानते हैं कि दुनिया का हर सिस्टम किधर जाना चाहता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? ये था जो हमने डिराइव किया था। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस PE cos थीटा, where theta is the angle between dipole moment vector and electric field vector। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तब ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा ना? क्यों? क्योंकि साथ में माइनस लगा हुआ है। तो यू मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल मोमेंट केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस PE। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा खुद माइनस में मैक्सिमम वैल्यू ले ले, तो माइनस cos थीटा का और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो कब होगा? जब cos थीटा -1 हो जाए तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, प्लस P। ये कब होता है? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। ये कब होता है? जब थीटा बराबर पाई रेडियन होता है।
तो मतलब आप जानते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगा किसी डाइपोल मोमेंट का जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रहा होगा। तो थोड़ा देर पहले याद कीजिए, जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरह से था पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसका मतलब इस अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। हर सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, मतलब जब डाइपोल मोमेंट इस तरह से रहेगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इसका मतलब ये पोजीशन क्या होगा, उसका स्टेबल होगा, स्टेबल पोजीशन। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच पाई रेडियन है, यानी एंटी पैरेलल है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो ऑफ कोर्स ये अनस्टेबल पोजीशन है। डाइपोल मोमेंट चाहेगा मौका मिलते ही कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाए। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो ये कैसे आप पकड़े ये दोनों सिचुएशन, ये आप यहां से पकड़े पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, यहां पे टॉर्क मेथड से नहीं गए। हालांकि बात फाइन अल्टीमेटली दोनों सेम ही है। क्यों सेम है, तो वो अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एक चीज देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे थे, माइनस पीई कॉस थीटा। आपको तो पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या देता था, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर पोजीशन माइनस के साथ क्या देगा, टॉर्क। ठीक है, आप वो करके देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं कि टॉर्क देगा माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल थीटा, यानी पार्शियल डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पीई और पार्शियल डेरिवेशन ऑफ कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, नहीं एक माइनस भी है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना है, माइनस पीई साइन थीटा एक्सप्रेशन आया। यानी टॉर्क जो है, आपको याद है ना, टॉर्क पीई साइन थीटा था, आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी क्या आया है, माइनस पीई साइन थीटा। इस माइनस का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल में जो पेड़ पर जो टॉर्क लगेगा वो वैसे सेंस में लगेगा जो थीटा को घटाना चाह रहा है, नहीं कि बढ़ाना चाह रहा है। मतलब ये माइनस साइन टॉर्क के लगने का सेंस बता रहा है कि ये वैसे सेंस में टॉर्क लग रहा है कि थीटा बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, इसीलिए माइनस। ठीक है, तो आप देखिए कि आप टॉर्क कैसे लाएं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके। तो सीधी सी बात है कि माइनस डेल यू बाई डेल थीटा टॉर्क होता है। तो आप टॉर्क मेथड से क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होता है, जहां टॉर्क जीरो होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मेथड से आप क्या बोलते हैं कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमा ले या मिनिमा वैल्यू ले, वहीं पे वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो देखिए डेल, अगर टॉर्क जीरो है तो ऑफ कोर्स डेल यू बाई डेल थीटा को क्या होना होगा, जीरो। और डेल यू बाई डेल थीटा कब जीरो होगा, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज ईदर मैक्सिमम और मिनिमम। ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई फंक्शन या तो मैक्सिमम पे रहे या मिनिमम पे रहे तो उसी समय उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू जीरो। तो देखिए आप टॉर्क मेथड से जो अभी एनालाइज किए थे इक्विलिब्रियम को, स्टेबिलिटी को, और पोटेंशियल एनर्जी मेथड से जो एनालाइज किए, वो दोनों घुमा फिरा के बात सेम ही है। ठीक है, बस कहने का अलग अलग तरीका है।
अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब डाइपोल मोमेंट को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे अगर डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट को रखेंगे या डाइपोल को रखेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो स्टेबल होगा नहीं होगा, क्या होगा, फिर वही कहानी होगा। देखिए मान लीजिए ये रहा डाइपोल प्लस माइनस, तो P क्रॉस E टॉर्क है। तो अब तो आप क्लियर है ना कि जब P पैरेलल टू E होगा और जब P, देखिए टॉर्क क्या है, P क्रॉस E, P पैरेलल टू E वेक्टर हो जाए या P एंटी पैरेलल टू E वेक्टर हो जाए, दोनों ही केस में टॉर्क जो होगा नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी बात है कि अगर कोई डाइपोल इस तरह से रखा हो, ऐसे ऐसे अलाइंड, देख रहे हैं डाइपोल जो है अलाइंड है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस डाइपोल पे टॉर्क क्या लगेगा, 0। मान लीजिए कि एक डाइपोल ऐसा है, ये एंटी पैरेलल है, ये डाइपोल एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे भी नेट टॉर्क क्या लगेगा, 0। ऊपर वाले जो डाइपोल था उस पे भी नेट टॉर्क क्या लगा था, 0। अच्छा, अगर डाइपोल का ओरिएंटेशन नीचे वाला हो और उसको अपनी अवस्था से डिस्टर्ब कर दिया जाए हल्का सा, मतलब ऐसे, तो क्या स्थिति होगा, वही कहानी कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाए, अलाइन। तो मतलब ये पूरा घूम के ऐसे उल्टे डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि फिर वही कहानी कि जब P एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था तो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और इस सिचुएशन पे ध्यान दीजिए, जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मतलब ऐसे है, उसको अपनी जगह से हल्का सा घुमा दीजिए, तो फिर क्या स्थिति होगा, हल्का घुमाने के बाद यहां थोड़ा दिखाते हैं, यहां ऐसे, तो क्या होगा, ये वापस इस ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ घूम के जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उस पर टॉर्क क्या लग रहा है, P क्रॉस E। ठीक है, मतलब P चाह रहा है E के साथ अलाइन होना। तो क्या बोलेंगे कि ये वाला जो पोजीशन है P पैरेलल टू E, ये कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, रोटेशनल स्टेबिलिटी का जो चर्चा हुआ है वो मोर और लेस एज इट इज रह गया, वही चर्चा यहां पे भी हो गया। ठीक है, तो इतना एनफ रहा। अभी तक जो हमने चर्चा किया है वो रोटेशनल स्टेबिलिटी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा किया है। तो आइए अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी की चर्चा करें। ठीक है, तो फिर वैसे केस 1, जब डाइपोल कहां पे रखा गया है, इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक डाइपोल को हम ऐसे रख दिए, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा डाइपोल मोमेंट वेक्टर,
और अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हमको किस चीज पे ध्यान देना होता है? नेट फोर्स पे। तो डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स पे मुझे चर्चा करना है। तो देखिए, इस प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? आगे। कितना? क्यू इंटू ई। इस माइनस क्यू पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। और किधर? पीछे, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स क्यू ई माइनस क्यू ई, तो जीरो। यानी डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब आप क्या बोलिएगा कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड dipole is always in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी इस डाइपोल को किसी भी अवस्था में रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, हमेशा नेट फोर्स डाइपोल पे क्या लगेगा? जीरो। करके देख लीजिए। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप डाइपोल को ऐसे रख दीजिए, माइनस प्लस, इस प्लस पे इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, इस माइनस पे इधर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, या फिर सीधे बोलिए ना मैग्नीट्यूड क्यू ई। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहा है क्यू ई एंड माइनस क्यू ई, तो फिर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ना, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। लेकिन चर्चा मुझे किस बात पे करना था कि जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो हमने अभी अभी दिखाया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो है ऑलवेज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मुझे इस इक्विलिब्रियम का नेचर चेक करना है। नेचर मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि क्या है। तो कैसे चेक करते हैं? ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? ट्रांसलेशन वाला स्टेबिलिटी, तो मान लीजिए ये डाइपोल है, इसको क्या करते हैं? अपने ओरिजिनल अवस्था से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। तो लेटर से इसको डिस्प्लेस करके इधर ले गए, लेकिन इस पोजीशन पे भी तो इस पे नेट फोर्स जीरो ही लग रहा है। लेटर से इस डाइपोल को डिस्प्लेस करके थोड़ा पीछे ले गए, इस पोजीशन पे भी तो नेट फोर्स डाइपोल पे जीरो लग रहा है। इनफैक्ट इस डाइपोल को थोड़ा ऊपर ले जाइए ऐसे, तो भी तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो ही लग रहा है। आप चेक करके देख लीजिए। तो मतलब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी रख दीजिए, उस पे नेट फोर्स जीरो ही लग रहा है। मतलब उसमें कोई टेंडेंसी नहीं है। ये जो ब्लू लाइन वाला जो डाइपोल है, ये ओरिजिनल पोजीशन है, यहां से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए डाइपोल को टुवर्ड्स राइट। अब यहां पे भी इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि डाइपोल में अभी कोई टेंडेंसी नहीं है, अपने ओरिजिनल अवस्था की ओर जाने का कोई टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ डाइपोल टू return back to its original position। कोई टेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे आप डिस्प्लेस करके ले जा रहे हैं ना नए अवस्था में, वहां पे भी नेट फोर्स जीरो लग रहा है। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन में जाने का कोई टेंडेंसी नहीं। अच्छा, क्या ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाने का टेंडेंसी है? नहीं, वो भी नहीं है।
डाइपोल हैज नो टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ये भी टेंडेंसी नहीं है, मतलब डाइपोल ना अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर जाना चाह रहा है ना उससे दूर जाना चाह रहा है। ऐसा जब इक्विलिब्रियम हो, ऐसा जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो, तो ऐसे ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कि ना तो पार्टिकल ओरिजिनल अवस्था की ओर जाना चाह रहा है ना उससे दूर जाना चाह रहा है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर दूर जाना चाहता ना तो बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर पास आना चाहता डाइपोल किसके पास, ओरिजिनल अवस्था के पास में जाना चाहता, तो बोलते कि जो डाइपोल का जो ओरिजिनल पोजीशन है वो बड़ा स्टेबल पोजीशन था, तभी डाइपोल उसी तरफ जाना चाह रहा है। लेकिन ये दोनों में से कोई केस नहीं हो तो बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक पॉइंट डिस्कस हुआ। अब चलिए दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें डाइपोल रखा हुआ है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, डाइपोल उतना बड़ा नहीं होगा, बस सिखाने के ख्याल से इतना बड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है, ये रहा -q और ये रहा +q, ये रहा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। मुझे चेक क्या करना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात तो तब ना करेंगे जब पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन मिले। तो पहले देखिए कि इस +q चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर फोर्स लगेगा +q चार्ज पे कितना। चूंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो +q चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो कुछ अलग होगा, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर द चार्ज +q को ऐसे लिखे हैं, E के नीचे सबस्क्रिप्ट प्लस, ठीक है। और इस -q चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उल्टे डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये चार्ज माइनस है, ठीक है, माइनस है तो उल्टे डायरेक्शन में लगा कितना, q E और E के नीचे सबस्क्रिप्ट माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो कुछ अलग होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर का नेट सम, ये दोनों वेक्टर के साथ समेशन करेंगे, का नेट सम क्या होगा। ये थोड़ा सा इस डाइपोल को दिखाइए, इस डाइपोल पे एक ऐसा फोर्स लगा है और एक ऐसा फोर्स लगा है, QE+ और ये QE-। ऑफ कोर्स ये दोनों वेक्टर मिलके इन जनरल नल वेक्टर तो नहीं देगा, स्पेशल केसेस में ही कभी कभार ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि जनरली इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज नॉन जीरो। तो जब नेट फोर्स नॉन जीरो आ गया तब तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला ही नहीं। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिला तो तब हम स्टेबिलिटी का चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी का चर्चा हम तब करते हैं जब पहले हमको कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाए। हम स्टेबिलिटी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जहां कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब जाके हम
स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम वाला बात ही नहीं आया है तब यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। तो इन जनरल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत डिफिकल्ट है कि एक डाइपोल जो है किस में रहे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। बहुत डिफिकल्ट है, सिचुएशंस हो सकता है लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर केस टू केस डिस्कस करना होगा। ठीक है, तब तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट अभी डिस्कस होगा नहीं इस तरह की सिचुएशन में। स्टेबिलिटी तो कहाँ चेक करते हैं, जहां सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, फिर जाके उस इक्विलिब्रियम का क्या चेक करते हैं कि स्टेबल पोजीशन है कि नहीं, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हुआ।